दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ने उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि उपसर्ग पूरा होने के बाद हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो नई प्रवृत्ति है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की, उन्हीं प्रवृत्तियों पर नए प्रश्नों को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हल करेंगे। तो 30 प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं उपसर्ग से संबंधित, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खुद भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा और मूल्यांकन करिए कि आपने कितने अच्छे से उपसर्ग के इस क्लास को पढ़ा था और कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 2 अंक निर्धारित होंगे। आपका स्कोर क्या होता है 60 नंबरों में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। औरों को भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके और भी इस प्रैक्टिस सेट में भाग ले सके। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं जहां पर हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, सी टेट एसआई की परीक्षा, पेट की, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो समान रूप से यह महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। ठीक है, तो औरों को शेयर कर दीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लॉग ऑन करना होगा testseries.coaching.in पे। ठीक है, और यहां से आप अपनी तैयारी के लिए जो भी 1300 से ज़्यादा परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़िए। यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्नों का यहाँ पर पूरा आपके लिए जखीरा रखा हुआ है और आप अच्छी खासी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, आप भी उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दुर, यहाँ पर आप हलंत लगा लीजिए, हल लगा लीजिए, किस विकल्प में दुर उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है। अब कहने का मतलब क्या है दुर का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहां पर कहा यह जा रहा है कि दुर का, मैंने आपको बताया था, कठिन भी होता है अर्थ, बुरा भी होता है अर्थ और भी इसके कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या अर्थ किस विकल्प में, यहां पर 3 विकल्प एक ही अर्थ के साथ है और एक विकल्प अलग अर्थ के साथ है। ठीक है ना, तो यही आपको बताना है किस विकल्प में अलग अर्थ है, भिन्नार्थक है। ठीक है ना, तो यही आपको बताना है यहां पर। तो देखिए दुर्गम का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर जाना कठिन हो। तो यहां पर दुर का जो भाव है वह क्या है, कठिन से है। ठीक है ना, कठिन, यहां पर दुर का जो भाव था वह क्या है, कठिन है। दुराचरण यहां पर लिखा हुआ है और दुराचरण का मतलब क्या हो गया, बुरा आचरण, यानी कि दुर का जो आशय है वह बुरा से है। ठीक है ना, यहां पर दुर का मतलब क्या हुआ, बुरा हो गया। ठीक है ना, और दुर्जन यहां लिखा हुआ है, यानी कि बुरा है जो जन, बुरा है जो जन, यहां पर दुर का मतलब क्या हो गया, बुरा। ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ दुर्भाग्य, इसका मतलब क्या हुआ, बुरा है जो बुरा है जो भाग्य। ठीक है ना, तो यहां पर इसका भी भाव क्या हो रहा है, दुर का बुरा। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर 3 जगहों पर दुर का जो भाव है, जो अर्थ है, वह क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। लेकिन यहां पर दुर का जो अर्थ है वह क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो भिन्नार्थक कौन सा हो जाएगा, भिन्नार्थक कौन सा है, अलग अर्थ जिसका हो, दुर उपसर्ग का भिन्नार्थक, यानी कि यहां पर जिसका अर्थ अलग हो वह कौन सा है, दुर्गम है। ठीक है ना, जहां पर जाना कठिन हो, बुरा हो ऐसा नहीं कह सकते ना, जहां पर जाना बुरा हो ये कोई अर्थ नहीं हुआ, जहां पर जाना कठिन हो, दुर्गम। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर आपने सही किया है तो अपने खाते में 2 नंबर जोड़ लीजिएगा। तो यहां पर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में निस से बना शब्द सही नहीं है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि निस उपसर्ग जोड़ा गया है किसी एक शब्द में, नीचे जो दिए गए हैं उसमें निस जोड़ने के बाद जो शब्द बना है वह गलत है, अशुद्ध लिखा हुआ है। वो ऐसा कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर निष्पादन लिखा हुआ है, निष्पादन। अब देखिए मैंने आपको बताया था पा हो या फा हो या फिर का भी हो और खा हो, इन चारों में से कोई अगर एक वर्ण आ जाता है निस के बाद, तो जो निस में सा लगा हुआ है ना, वो ये जो सा है वो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पर पा आ गया, निस धन पादन। तो यहां पर क्या हुआ है, यह जो सा था निस का वह क्या हो गया, आपका मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, ये तो सही है बिल्कुल। यहां पर पूछ रहा है शब्द सही नहीं है, तो शब्द सही नहीं, ये तो अर्थ सही है, ये शब्द सही लिखा हुआ है, निस्तारण। मैंने आपको बताया था अगर ता आता है तो यह जो है
ता हो या सा हो, या अगर ये सारे आते हैं तो वो जो निस का सा है ना वो सा ही रह जाएगा। तो यहां पर तो सा है, बिल्कुल सही है, ये भी एकदम सही है। देखिए मैंने आपको बताया था चा हो या छा हो या तो आपका तालव्य शाह हो, ये तीनों होंगे तो यह बड़ा शाह में परिवर्तित हो जाएगा निस में जो सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी तो सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर चौथे विकल्प में क्या हो रहा है, पहला वाला याद करिए, पा हो, फा हो, का और खा हो। तो यहां पर का है तो इसको तो बदल जाना चाहिए था, किसमें, यहां पर इसमें बदल जाना चाहिए था, ठीक है ना, मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या होना चाहिए था, मूर्धन्य सा होना चाहिए था, निष्कासित, ठीक है ना। तो यही विकल्प हमारा गलत है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन डी हमारा घा सही हो जाएगा। तो अगर आपने इसको सही किया हो तो 2 नंबर और अपने खाते में जोड़ लीजिए, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया यहां पर क्यों ये गलत है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत आसान सा है, इसको आप लोग देखें। प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है आपको यह बताना है। प्रा उपसर्ग है, प्रत्यु उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, या फिर इनमें से कोई उपसर्ग नहीं, कोई और उपसर्ग होगा। ऐसा यहां पर 4 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यह बताना है कौन सा यहां पर उत्तर सही है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। प्रति उपसर्ग के साथ उत्तर लगा हुआ है, प्रति धन उत्तर। मैंने आपको जब मैंने प्रति उपसर्ग आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल में सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। प्रति उपसर्ग के साथ, अगर प्रति के साथ, देखिए मैंने आपको बताया था, फिर से रिकॉल कर लीजिए। प्रति के साथ अगर कोई ई या बड़ी ई आ जाता है तो यहां पर प्रति हो जाता है ना, प्रति, ठीक है ना, यहां पर ई की मात्रा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए तो क्या होता था, प्र के साथ ता जो है ना वो आधा हो जाता था और यहां पर या जुड़ जाता था, और साथ में क्या होता था, जो स्वर आया है इन दोनों को छोड़ने के बाद वह स्वर की मात्रा, स्वर की, याद आ रहा है कुछ, मात्रा, ये जुड़ जाता था। मैंने आपको बताया है बहुत डिटेल में सारी बातें। तो यहां पर देखिए प्रतिधन उत्तर लिखा हुआ ना, ई और बड़ी ई को छोड़कर ऊ आ गया है, ठीक है ना। तो यह ता आधा हो जाएगा, इस ता के आधा होने के बाद यहां पर या जुड़ जाएगा और या में इस ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। तो यहां पर प्रति उपसर्ग है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारा विकल्प ग सही है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न को यहां पर देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत फिर से मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं की है ना तो भी आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। खैर आप क्लासेस कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में सभी वहां पर चर्चा किए गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब क्या है कि अगला जो है हमारा प्रश्न क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पर 4 विकल्प है, कहां पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है। देखिए क्षतिग्रस्त लिखा हुआ है ना, यहां पर क्षति मूल शब्द है, बाद में ग्रस्त आया। उपसर्ग तो पहले आता है ना भाई, यहां आना चाहिए, तब क्या होगा, उपसर्ग होगा, लेकिन यहां पर तो ये बाद में ग्रस्त आया, मूल शब्द के बाद में। तो यहां पर तो उपसर्ग है नहीं। कष्टदायक, कष्ट यहां पर मूल शब्द है, दायक यहां पर उसके बाद जुड़ा हुआ है, यहां पर तो नहीं आया है कुछ, तो ये भी जो है यहां पर भी उपसर्ग नहीं है। अपनापन, अपना यहां पर मूल शब्द है, पन यहां पर बाद में लगा हुआ है, यहां पर भी उपसर्ग नहीं है। आगमन, गमन के साथ आ लगा हुआ है, गमन यहां पर मूल शब्द है और इसके साथ आ लग गया है, और आ कहां लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है ना, गमन के पूर्व में लगा हुआ है। पहले का मतलब कहीं नहीं, इसी के साथ पहले लगा हुआ है, तो आ यहां पर उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही है, डी सही है, यहां पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो यह भी आपने अगर सही किया होगा तो 2 नंबर और अपने खाते में जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको देखते ही हो गया होगा। निर्वाह में निर उपसर्ग है, ठीक है ना, निर्वाह में निर उपसर्ग है। निर्धन वाह, एक मिनट, निर्धन वाह। अब देखिए आधा है ना, अब ये वाह के ऊपर चला जाएगा, चूंकि रा आधा है तो वाह के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह निर्वाह हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें क्या ही समय बर्बाद करें, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस में
दुर से बना शब्द सही नहीं है। दुर से बना शब्द किसमें सही नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है पहला विकल्प दुर्घटना, दूसरा विकल्प है दुर्लभ, तीसरा है दुराशा और चौथा है दुरावस्था। अब देखिए यहां पर दुर्घटना लिखा हुआ है, तो एक बार हम लोग इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करके देख लेते हैं। दुर प्लस घटना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो औरों को भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके। और अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं या फिर जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको आसानी से समझ में आ जा रही है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही रास्ते पे है, आप मेहनत करते हुए चलिए साथ में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दुर्धन घटना मैंने लिखा। अब देखिए रा आधा था ना, और ये घा के साथ जब जुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा घा के, ठीक है ना, यहां पर रेफ बन जाएगा। देखिए रा जब आधा होता है ना ऊपर चला जाता है, इसको रेफ कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, रेफ कहते हैं इसको। तो यह ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दुर्लभ में भी यही होगा, ला दुर के साथ लब लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा, ये ला के ऊपर चला जाएगा। दुर्धन आशा, यहां पर देखिए दुर्धन आशा, ठीक है ना। देखिए बड़ा आ है ना, इस रा के साथ जुड़ेगा तो रा पर आ की मात्रा हो जाएगा, बात आपको आई समझ में, तो ये दुराशा हो जाएगा। लेकिन दुर्धन अवस्था यहां पर होना चाहिए, दुर्धन अवस्था। जब दुर्धन अवस्था लिखा है, आ की कोई मात्रा होती नहीं, बड़ा आ तो है नहीं, छोटा आ है, अगर इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो रा में यहां पर मात्रा कैसे लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, चूंकि यहां राधा है ना, तो दुर्वस्था हो जाएगा ये। लेकिन यहां लिखा क्या है, दुरावस्था लिखा हुआ है, तो शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत लोग यहां पर गलती करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग दुर्वस्था लिख देते हैं, ठीक है ना, अभ्यर्थी लिख देते हैं, तो ये सब गलत है, अभ्यर्थी होता है, दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, ठीक है ना। अवस्था कैसे हो जाएगा भाई, दुरावस्था को अगर संधि विच्छेद करके लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, मैं यहां पे मिटा देता हूं इसको। तो दुरावस्था को अगर लिखेंगे तो दुर्धन अवस्था, तभी ना ये आ की मात्रा जो है इस रा के साथ जुड़ेगा। या फिर दुराधन अवस्था लिखिए आप, ऐसे दो लिख सकते हैं, दुरा कोई शब्द होता नहीं है, कोई जो है शब्दांश या उपसर्ग होता नहीं है, दुर होता है, और अवस्था कोई शब्द होता नहीं है, तो यहां पर दुर के साथ अवस्था लिखना है, अवस्था। और जब रा आधा है और यहां पर छोटा आ है तो ये क्या हो जाएगा, दुर्वस्था हो जाएगा, ठीक है ना, आपको दुर्वस्था लिखना है ऐसे। बात आपको आई समझ में, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, डी सही है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग व शब्द का सही मेल नहीं है। अब यहां पर आपको बताना है कि उपसर्ग और शब्द दोनों सही नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, यह आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दुष्कर्म लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर क होगा या खा होगा या प होगा या फा होगा, ठीक है ना, वहां पर दुस का जो शाह है ना वह जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, यहां ऐसा ही हुआ है, यह बिल्कुल सही है। और यहां पे दुष्चक्र लिखा हुआ, देखिए यहां पर जो है इसको आप एक काम करिए, दुष्चक्र को ऐसे मत लिखिए, ये गलत लिख दिया है, तो ठीक है ना, ऐसे लिखिए इसको दुष्चक्र, ठीक है ना। अब इस विकल्प को हटा के इसको कर लीजिए, ठीक है ना। और यहां पे दुष्कर लिखा हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर का है और इसको जो है मूर्धन्य, यहां चा होने के बाद यह बड़े शाह में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना, तालव्य शाह में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना था आपको। और यहां पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो यहां पर देखिए दुश्चिंता है, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ दुश्चिंता। अब देखिए यहां पर गड़बड़ी हुई है, यहां पर दुस उपसर्ग के साथ चिंता जब जुड़ेगा, चिंता, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां पर चा है ना, तो यहां पे आपका तालव्य शाह में परिवर्तित हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा दुश्चिंता, लेकिन यहां पर लिखा क्या है दुश्चिंता, ठीक है ना, यहां पे दंत सा है, तो ये गलत है, ठीक है ना। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प घा सही हो जाएगा।
आशा करता हूं कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बहुत कठिन है। मैंने आपको सारी बातें क्लास में पढ़ाई हैं, ठीक है ना। एक एक लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उन सभी को जाकर जरूर देख लीजिएगा एक बार, तो बहुत मजा आएगा आपको वहां पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि किस विकल्प में दुस उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है। तो किस उपसर्ग में भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दुष्चरित्र होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा सा होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तनी सुधार लीजिए, दुश्चिंता, यहाँ पर दुश्चिंता लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे चा है तो यह जो है आपका मूर्धन्य षा में नहीं, यहाँ पे तालव्य षा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दुश्चिंता लिखा हुआ है। अब यहाँ पर का विकल्प ये है, ठीक है ना, इसको काट दीजिए। ये दुश्चिंता, एक मिनट, ये दुश्चिंता नहीं दुश्चरित्र लिखा है। एक मिनट, यहाँ पर दुश्चरित्र लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, इसको भी सही कर लीजिए। यहाँ पे दुश्चरित्र, ठीक है ना। यहाँ पर चा है चूंकि, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तालव्य षा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दुश्चरित्र है, दुश्चिंता है, दुष्कर है और दुस्साहस है। भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है दुस उपसर्ग का, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दुश्चरित्र मतलब क्या हुआ, बुरा है जो चरित्र। तो यहाँ पर दुस का जो अर्थ है वह क्या है, बुरा है, ठीक है ना। दुश्चिंता, देखिए चिंता तो पहले से ही बुरी होती है, उसके साथ बुरी चिंता और नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर कठिन है जो चिंता होगा, चिंता तो पहले से बुरी होती है, ठीक है ना। तो दुस का जो अर्थ है वह कठिन से नहीं होगा दोबारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो है कठिन के भाव में यहाँ पर आ रहा है क्या, यहां पर जो दुस है वह कठिन का भाव है, कठिन अर्थ है उसका, ठीक है ना। दुष्कर कठिन है जिसको करना, ठीक है ना। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर कठिन आ रहा है इसका अर्थ, ठीक है ना, कठिन। दुस्साहस कठिन है जो साहस, ठीक है ना। साहस बुरा थोड़े ना होता है, ठीक है ना, साहस कठिन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कठिन है जो साहस। तो यहां पर दुस का जो अर्थ है वह क्या हो रहा है, कठिन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, देखिए यहां पर ही ए विकल्प में ही क्या हो रहा है हमारा, सिर्फ यहां पर बुरा अर्थ आ रहा है। तो भिन्नार्थक प्रयोग कहां हुआ है, यहां पर विकल्प क में हुआ है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। किस विकल्प में निर उपसर्ग से निर्मित शब्द शुद्ध नहीं है। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा शब्द सही नहीं है। देखिए यहां पर निर्णय लिखा हुआ है, ठीक है ना, निर्णय बिल्कुल सही है। निर के साथ नय आपका लग गया है, निर उपसर्ग के साथ नय लग गया है तो क्या हो गया, निर्णय, ठीक है ना। ऊपर लग जाएगा इसके, ये चला जाएगा यहां पर, ठीक है ना, रेफ बन जाएगा। निर्धन आकार, यहां पर निर्धन आकार, यहां पर बड़ा आ है चूंकि, तो क्या हो जाएगा, इस रा के साथ जुड़ के रा पर आ की मात्रा कर देगा, तो ये निराकार हो गया। निर्वाचन में भी वही है, निर्धन वाचन, तो वा के ऊपर रा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। निरोगी, मैंने आपको बताया था, एक बात याद करिए, निर उपसर्ग के साथ अगर रा से शुरू होने वाला कोई शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर रा के साथ कोई शब्द शुरू होता है उसके साथ निर उपसर्ग लग जाएगा, तो जो ना है ना, यह छोटी ई की मात्रा नहीं रह जाएगी, यह बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, निरोगी। सही शब्द क्या है, निरोगी। बहुत सारे लोग निरोगी लिखते हैं, बहुत गलत लिखते हैं, ठीक है ना। ये वर्तनी शुद्धि में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सही क्या होगा, निरोगी होगा, ठीक है ना। निरीह होता है, निरीह नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, अगर निर के साथ रा वाला शब्द आ गया कोई, तो यहां पर रा की बड़ी की मात्रा, ना पर बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प घा सही है, हमारा विकल्प, ठीक है ना। अब जो है हमने यहां पर इसको भी देख लिया और इसको भी समझ लिया कि यह क्यों है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें आपको, शेयर कर दीजिएगा औरों को भी इसको, ठीक है ना, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन होता है कि अगर आपने लोगों को शेयर किया है तो अपनी बातों को औरों तक पहुंचा पा रहे हैं, अपने इस क्लास का लाभ औरों को भी दे पा रहे हैं, हमारा भी प्रोत्साहन होता है।
और औरों को भी इसका लाभ मिलता है, इसलिए एक साथ दो दो फायदे हैं, ठीक है ना इसके, तो जरूर शेयर कर दीजिएगा इसको औरों को। यहां पर अगला जो हमारा प्रश्न है वह क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है। अब देखिए यहां पर अन उपसर्ग नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अन एक उपसर्ग होता है, यहां पर इस तरह से लिखा जाता है, ना पूरा होता है यहां पर, ठीक है ना, यहां पे हल चिन्ह लगा हुआ है और यहां पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक अन इंग्लिश में भी होता है, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना, यूएन अन होता है, यह भी होता है, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अनमोल लिखा हुआ है, अनन्य लिखा हुआ है, और यहां पर अनघ लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सभी में, ठीक है ना। अनधन अन्य यहां पर लिखा हुआ है, अन के साथ अन्य यहां पर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अनन्य हो जाएगा। अनधन अघ, ठीक है ना, क्या हो गया, अनघ हो गया, या फिर सभी में। देखिए यहां पे अन उपसर्ग है, यहां पर भी अन उपसर्ग है, लेकिन यहां पर अन उपसर्ग नहीं है, यहां पर हिंदी वाला ये तत्सम के उपसर्ग है, ठीक है ना, ये तत्सम का उपसर्ग है, और यह जो है हिंदी का तद्भव का उपसर्ग है। अनधन मोल, मोल रहित, ठीक है ना, बात आपको ही समझ में। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आप याद करिए, क्लास में मैंने ये सारी बातें आपको पढ़ाई है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं है। अन उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। तो यहां पर लिखा हुआ है अनादर, ठीक है ना, अनधन आदर, यहां पर तो है। अब देखिए अनधन उचित यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अनधन उचित। देखिए यहां पर भ्रमित मत होइएगा कि अनुधन उचित लिखा है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ये भ्रम हो सकता है कि अनुधन, क्योंकि अनु भी एक उपसर्ग है ना, अनुधन उचित। एक मिनट, उचित, ठीक है ना। यहां पर आपको भ्रम हो सकता है कि अनु के साथ उचित लिखा हो सकता है, आपको नहीं पता है चूंकि। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये क्यों नहीं है। देखिए यहां पर ना पर ऊ की मात्रा है ना, और यहां पर भी ऊ है, ठीक है ना। अगर यह दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अनुचित रह जाएगा क्या, नहीं ना। छोटा ऊ और ये छोटा ऊ दोनों जुड़ के दीर्घ ऊ बनाएंगे, दीर्घ संधि यहां पर हो जाएगी। बात आप याद करिए, आपने संधि में भी इसको पढ़ा है, और यहां पर मैंने जब आपको उपसर्ग पढ़ाया था तो यह मैंने आपको बताया था, अनुचित हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होगा नहीं। इसलिए अनधन उचित यहां पर रहना चाहिए, और यह विकल्प सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनौपचारिक, अनधन औपचारिक, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि अनधन उपचारिक, जब ऊ आ जाएगा तो अ हो जाता है, ई आ जाए तो ए हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि अन के साथ ऊ आ जाए तो अ हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो यह भी सही है। अनाज, यह रूढ़ शब्द है, ठीक है ना, इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग, अनधन आज नहीं, यह रूढ़ है, ठीक है ना, अपने आप में इसका कोई भी जो है यहाँ पर विच्छेद नहीं हो सकता है। तो हमारा विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है कि किस विकल्प में अनु उपसर्ग नहीं है। देखिए अभी यहीं पर हम लोग बात कर रहे थे ना, अनु की बात की हम लोगों ने। यहाँ पे अनु के साथ अगर ऊ वाली मात्रा आ जाएगा तो अनुचित हो जाएगा, ऊ की मात्रा अगर आ जाए तो ऊ हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अनुत्तर लिखा हुआ है, अनु उपसर्ग नहीं है, आपसे यह पूछा जा रहा है। अनुत्तर, देखिए यहीं पर नहीं है। कैसे नहीं है, अनु के साथ अगर हम लोग उत्तर लिख देंगे तो क्या हो जाता है, अनुत्तर हो जाएगा, अनुत्तर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और जो है यहां पर क्या लिखा हुआ, अनुत्तर लिखा हुआ है, मतलब जिसका उत्तर ही ना दिया गया हो, अन उत्तर लिखा हुआ है यहां पर, अन धन उत्तर, ठीक है ना। तो यहां पर अन होना चाहिए, तभी ना के साथ यह ऊ जुड़ जाएगा तो अनुत्तर हो जाएगा, और यहां पे छोटा ऊ के साथ यह ऊ जुड़ जाएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि बाद में जिसका उत्तर दिया गया हो, ठीक है ना, इसका मतलब होता है जिसका उत्तर ही ना दिया गया हो। दोनों के अर्थ में बड़ा अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनुत्तर,
अनुत्तर होता तो यहां पर अनु उपसर्ग होता, लेकिन अन उपसर्ग होगा क्योंकि यहां पर उत्तर के साथ छोटा ऊ लग गया है, ठीक है ना, अनुत्तर। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अन्वेषण यहां पर लिखा हुआ है, अन के साथ यहां पर देखिए, अन के साथ एषण लिखा हुआ है, अन्वेषण हो गया, ठीक है ना, तो अन्वेषण हो गया। यह अनुभव यहां पर पूछा जा रहा है, अन उपसर्ग नहीं है, तो अनु के साथ एषण लगाने से देखिए, अनु के साथ एषण लगा दिया, अन्वेषण हो गया, ठीक है ना। अनु के साथ भव लगा दिया तो अनुभव हो गया, अनु के साथ स्थान लगा दिया तो अनुष्ठान हो गया। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई हैं बहुत डिटेल में, आपको समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए अनुत्तर लिखा हुआ है, तो यहां पर अन उपसर्ग होगा, यह अन होगा, ठीक है ना, अनु नहीं होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प का सही हो जाएगा, ठीक है ना। अनु क्यों हो जाएगा, अन क्यों हो जाएगा यहां पर? क्योंकि यहां पर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ होता तो अनुधन उत्तर होता, लेकिन चूंकि छोटा ऊ यहां पर है यहां पर, इसलिए अन रहेगा ये, ठीक है ना। बहुत डिटेल में चर्चा हुई है इसकी, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस विकल्प में अन उपसर्ग है, किस विकल्प में अन उपसर्ग है, यह आपको बताना है। अनंग लिखा हुआ है, अनुभव लिखा हुआ है, अनुत्तर लिखा हुआ, देखिए यहां अनुत्तर आ गया, अन्वय आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में आपसे, जहां पर भ्रमित कर सकें आपको। यहां पर पूर्णतः अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा इसको ना, तो पूर्ण रूप से आप जो है यहां पर भ्रमित हो जाएंगे, निश्चित तौर पर भ्रम पैदा होगा यहां पर, ठीक है ना। देखिए अनंग यहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट, अनंग लिखा हुआ है, अन धन अंग, यानी कि अंग रहित। यहां पर अंग रहित इसका अर्थ नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाए, कामदेव, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। जहां पर अर्थ दूसरा आ जाए, तीसरे अर्थ की प्रधानता हो, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। चलिए समास भी हमने यहां देख लिया, ठीक है ना। अनंग हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर कामदेव होता है इसका अर्थ, ठीक है ना। तो अन उपसर्ग यहां पर है, ठीक है ना। यहां पर देखिए अन के साथ अंग लगा हुआ है, अंग रहित यानी कि कामदेव, अन उपसर्ग यहां पर है, अनुधन भव यहां पर है, अनु लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। अनुधन उत्तर, देखिए यहां पर अनु उपसर्ग आएगा क्योंकि यहां पर ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। बड़ा ऊ की मात्रा होगा तो अनु उपसर्ग आएगा, अनुधन उत्तर होगा, ठीक है ना। तो यह जो है अनुत्तर हो जाएगा। अनुत्तर होता तो क्या होता, अंधन उत्तर होता। बात आपको आई समझ में? अन्वय, अनुधन व्यय, ठीक है ना, आय, ठीक है ना, अनुधन आय, ठीक है ना, अन्वय हो जाएगा, ठीक है ना, अनुधन आय, अन्वय। यहां पे मैंने आपको बताया था अगर यहां आ हो तो ये वा में परिवर्तित हो जाता है और ये ना आधा हो जाता है। बहुत डिटेल में ये सब चर्चाएं हुई हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों में तो अनुपसर्ग है और यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर अन है, ठीक है ना, अन है, अनंग है, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प का सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सु उपसर्ग नहीं है। अब सु उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चूंकि भ्रम यहां पर सबको हो जाता है, बहुत अच्छे से भ्रम हो जाता है। तो यहां पर देखिए सुकन्या लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा है, सुधन कन्या यहां पर तो है, स्वेच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना। सुधन इच्छा हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर आपको सोचना है, अभी मैं बताता हूं, ठीक है ना। यहां पर स्वागत लिखा हुआ है, स्वाधनागत होगा कि सुधनागत होगा, ये आपको सोचना है, मैं अभी बताता हूं आपको। यहां पर स्वर्ग लिखा हुआ है, सुधन अर्घ होगा या स्वाधन अर्घ होगा, यह आपको सोचना है, ठीक है ना। आपने इसका उत्तर दे ही दिया होगा। और यहां पर हम लोग देख लेते हैं सुकन्या, यहां पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। यहां पर देखिए स्वधन इच्छा होता है, स्व यहीं पर भ्रम होता है। यहां पर स्वर्ग में सु हो सकता है, स्वागत में सु हो सकता है, तो स्वेच्छा में भी तो सु हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा स्वधन इच्छा यानी कि खुद की इच्छा, स्वयं की इच्छा, ठीक है ना। तो यहां पर स्व उपसर्ग है, इस बात का स्व यहां पर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए सुधन आगत, ठीक है ना, सुधन आगत हो जाएगा या स्वागत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर स्वेच्छा जो है लिखा,
यहां पर स्वधन इच्छा होगा, सुधन इच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना था आपको। यहां पर देखिए स्वर्ग लिखा हुआ है ना, सुधन अर्घ, सुधन अर्घ। यहां देखिए सुंदर अर्घ जिसको कहते हैं, सुंदर है जो अर्घ, अर्घ मतलब होता है स्थान, ठीक है ना, ठीक है ना। सुंदर है जो अर्घ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर्ग बोलते हैं। तो यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही है, सु उपसर्ग यहां पर नहीं लगा, यहां पे स्वा लिखा हुआ है, ठीक है ना, सु नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प खा सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है आपको। अब अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि कौन सा अभि उपसर्ग से बना शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि अभि उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। अभिधन यान लिखा हुआ है, अभिधन योग लिखा हुआ है, अभिधन अभ्यर्थी लिखा हुआ है, अभिलाषा लिखा हुआ है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी यहां पर, ठीक है ना। अभ्यर्थी ये गलत है पूर्ण रूप से, ठीक है ना। ऐसे ही शुद्ध अशुद्ध के जो प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं वहां पर। यहां पर अभिधन अर्थी, ठीक है ना। अभिधन अर्थी क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी हो जाएगा। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं, यहां पे आ की मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध नहीं है, अभ्यर्थी ही नहीं सही है, ठीक है ना, बाकी तो सब सही है। अभिधन यान, अभिधन योग, अभिधन लाशा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर विकल्प हमारा गा गलत है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता है। वर्तनी शुद्धि के प्रश्न जो आते हैं ना आपके 1-1, 2-2 नंबर के, वहां पर भी ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है कि किस विकल्प में अभि उपसर्ग नहीं है, अभि उपसर्ग नहीं है यह पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आसान हो जाता अगर आपसे कह दिया जाता कि अभि उपसर्ग किस में है यह पूछा जाए, ठीक है ना। लेकिन किस में नहीं है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है और ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है ना। अभिधन यान, अभिधन रुचि, अभिधन मान, ठीक है ना, इन तीनों में तो है, इन तीनों में है अभि उपसर्ग, ठीक है ना। यहां पूछ रहा किस में नहीं है। अभिधन आरण्य आप कह सकते हैं, ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा यहां पे, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर देखिए 2-2 उपसर्ग है, लेकिन अभि उपसर्ग कहीं पर नहीं है। अ धन भय धन आरण्य, आरण्य मतलब होता है जंगल, भय मतलब होता है डर, आ मतलब होता है बिना, डर के रहित जहां पर आरण्य हो, जहां पर पशु पंक्षी बिना डर के रह सकें, बिना किसी भय के जहां पर रह सकें, उसको क्या बोलते हैं, अभयारण्य बोलते हैं। इसीलिए जो अभयारण्य होते हैं जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है उसको पंछी अभयारण्य, पशु अभयारण्य कहते हैं ना। मतलब वहां पर क्या है, बिना भय के उस जंगल में पशु पक्षी रह सकते हैं, इसलिए उसको अभयारण्य कहते हैं, ठीक है ना। अभय आरण्य, ठीक है ना, आरण्य मतलब जंगल होता है, भय मतलब डर होता है, और आ मतलब रहित, डर रहित जहां पर जंगल हो, ठीक है ना, जहां पर लोग भय के मुक्त हो, जो पशु पक्षी हो वो भय से मुक्त हो। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प घा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी उपसर्ग यहां नहीं है, अ है और भय है, ठीक है ना, दोनों एक साथ यहां पर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस विकल्प में कु उपसर्ग नहीं है, किस विकल्प में कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप, कु के साथ रूप लगा हुआ है, यानी कि बुरा है जो रूप, उसको कुरूप कहते हैं। कुमार्ग, बुरा है जो मार्ग। कुरंग, बुरा है जो रंग, आपको ऐसा लग रहा है क्या होगा। देखिए कुजाति यहां पर है, बुरा है जो जाति। देखिए अभी मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है आप इसको बताएं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपने सही उत्तर दे दिया होगा किसमें, यहां पर कु उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, देखिए कु धन रूप यहां लिखा हुआ है, यानी कि बुरा है जो रूप, ठीक है ना। कु धन मार्ग, बुरा है जो मार्ग। देखिए कु धन रंग, आपको लग रहा होगा बुरा है जो रंग, कुरंग ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कु है ना यह जो है तत्भव उपसर्ग है, और यहां पर जो रंग है ना वो हिंदी का शब्द ही नहीं है। हिंदी में तो वर्ण होता है भाई, ठीक है ना, वर्ण होता है, इसके साथ अवर्ण हो सकता है या फिर कुछ और इसके साथ जो भी बुरा के साथ लगे ऐसा लग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रंग के साथ कु कभी नहीं लगेगा, ठीक है ना। बद रंग हो जाएगा, उर्दू के शब्दों के साथ हमेशा उर्दू का ही उपसर्ग लगेगा, फारसी का ही उपसर्ग लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि रंग जो है फारसी का शब्द है, तो इसके साथ हम लोग हिंदी का उपसर्ग कैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे ना। तो बदरंग इसको लिखते हैं, ठीक है ना, बदरंग, ठीक है ना।
अवर्ण यहां पर हो सकता है, ठीक है ना, वर्ण रहित इसको लेकिन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बदरंग हो जाएगा, बुरा है जो रंग। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर कुरंग जो है ना, कुरंग मतलब होता है हिरण, ठीक है ना। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, हिरण जो है असल में शुद्ध शब्द ये नहीं होता है, हरिण होता है शुद्ध शब्द, लेकिन हम लोग प्रायः हिरण ही लिखते हैं, अब यही लिखा जाता है। लेकिन शुद्धता की अगर बात करें तो हरिण सही शब्द है, ठीक है ना। हिरण जो है सही शब्द नहीं है। कुरंग मतलब हिरण होता है और तुरंग मतलब घोड़ा होता है। तुरंग मतलब क्या होता है, घोड़ा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। कुरंग मतलब घोड़ा होता है और यहां पे कु उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में है। कु उपसर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर रंग के साथ कु उपसर्ग कैसे जुड़ सकता है भाई, रंग तो फारसी का शब्द है और कु हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है ना। तो वर्ण ये जो है हिंदी, ये जो है संस्कृत या फिर हिंदी में प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक मिनट में थोड़ा सा सही हो गया। देखिए यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी, तो यहां पर विकल्प हमारा गा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा गा सही हो जाएगा। आपने उत्तर सही दिया होगा और आपने अपने खाते में 2 नंबर जोड़ भी लिए होंगे, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। किस विकल्प में परा उपसर्ग नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है परा उपसर्ग नहीं है। पराधन मर्श यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल है। पराधन जय लिखा हुआ है तो यहां पर भी है। पराधन भव लिखा हुआ है, यहां पर भी है, ठीक है ना। पराधन उपकार, ऐसा आपको लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, यहां पर गलत है। परा उपसर्ग यहां पर होगा नहीं, पर उपसर्ग होगा यहां पर, ठीक है ना। पर यहां पर होगा, पर धन उपकार, ठीक है ना। परा उपकार कैसे हो जाएगा भाई, पर धन उपकार होगा ना, तभी तो परोपकार होगा, दूसरे का उपकार, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, परोपकार बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे पराश्रित लिख दिया मैंने, दूसरों पर आश्रित, पराश्रित नहीं होगा, यहां पे परा उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। पराश्रित में परा उपसर्ग नहीं होगा, यहां पर उपसर्ग होगा, ठीक है ना। पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित, ठीक है ना। पराधीन, पर धन अधीन, ठीक है ना, अधीन, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, पराधीन, जैसे मैंने लिखा पर धन अधीन, तो क्या हो जाएगा, पराधीन, ठीक है ना। तो यहां पर उपसर्ग नहीं है। ऐसे कुछ मिलते जुलते शब्द है जहां पर भ्रम होता है कि यहां पर परा उपसर्ग है, लेकिन यहां पर है नहीं असल में, ठीक है ना। परामर्श, मर्श मतलब होता है क्या, दूरी, ठीक है ना, परामर्श, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दोनों ने परा और मर्श दोनों ने अपना जो है अर्थ जो है छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर दूसरा अर्थ इसका निकल गया है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, परामर्श, ठीक है ना। और यहाँ पे पराजय, इसमें है बिल्कुल परा, और पराभव यहाँ पर भी है, परोपकार में नहीं है चूंकि यहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे पराधीन, पराश्रित, इन सब में भी नहीं है परा उपसर्ग, पर उपसर्ग है यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, घा सही है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमारा है वह क्या कहता है कि अ उपसर्ग नहीं है, किसमें अ उपसर्ग नहीं है बताना है। अशुभ में तो है, अस्थिर में भी है, अनुचित में भी है, अनुचित में नहीं है, अज्ञान में है, ठीक है ना। इन तीनों में है और अनुचित में नहीं है, क्योंकि अनधन उचित, अनधन उचित यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनुधन उचित नहीं होगा, अनुधन उचित होता तो अनुचित हो जाता, ठीक है ना, अनुचित हो जाता अगर यह अनुधन उचित होता, ठीक है ना। अनुधन उचित अगर होता तो अनुचित हो जाता, जो कि गलत है। अनधन उचित है क्योंकि यहां पर अनु छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है ना, अनुचित हो जाएगा। यह जो ऊ है यह ना के साथ जुड़ जाएगा, अनुचित हो जाएगा। तो हमारा विकल्प क्या है, गा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं होगा, यह आपको बताना है, नहीं होगा। तो जर के साथ अगर आ लगा दें तो अजर हो जाएगा, ठीक है ना, अजर। जर का मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था, ठीक है ना।
मतलब जो कभी बूढ़ा ही ना हो, बजरंगबली को कहते हैं ना अजर, तो जो कभी बूढ़ा ना हो, आपको आशीर्वाद भी बहुत सारे लोग देते हो, अजर अमर होना, ठीक है ना। तो मतलब आप अमर हो जाएं, बूढ़े कभी ना हो, अजर यानी कि जो बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। इसके साथ तो आ लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अपवित्र के साथ भी लग जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आरोहण नहीं होता है ना, आरोहण होता है, ठीक है ना, आरोहण होता है। आ लगेगा यहाँ पर, अ नहीं लगेगा। हमारा विकल्प घा सही हो जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रा उपसर्ग नहीं है, कहां पर प्रा उपसर्ग नहीं है बताना है। तो देखिए प्रधन अंत लिखा हुआ है, बिल्कुल यहां पर है। प्रधन आकार है, प्राकार होता है। और यहां पे देखिए प्रतिधन एक यहां पर है, ठीक है ना, यहीं पर नहीं होगा। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, यहां पर प्रत्येक हो जाएगा। देखिए ई या ई को छोड़कर कोई दूसरा अगर स्वर आ जाता था तो क्या मैंने आपको बताया था, यह ता जो है आधा हो जाता है और इसके साथ या लग जाता है, और जो भी यहां पर स्वर है उस स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, प्रति के साथ यहां एक है ना, तो एक ही मात्रा या के साथ लग जाएगा और यह ता आधा हो जाएगा, तो प्रत्येक। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ग सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत आसानी से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग दोहरा रहे हैं सारी बातें, समझ एक तरीके से मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाया है आपको। क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है वो ना, तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक क्लास आपको मिल जाएगी, बहुत डिटेल में सारी बातें मैंने वहां बताई हैं। कुछ भी उसके बाद आपका गलत हो जाए तो जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ गलत हो उसके बाद, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है ना आपको। अब देखिए यहां पर क्या है, अध उपसर्ग नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है अध उपसर्ग कहां नहीं है। अध पका यहां पर तो है, अध मरा यहां पर भी है, अध खुला यहां पर भी है। अधोगमन, देखिए एक चीज मैं बता दूं, अधोगमन यह जो है शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाने वाला शब्द है, क्योंकि गलत लिखा हुआ है, अधगमन होता है, अधगमन, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं शुद्ध शुद्ध अशुद्ध में, ठीक है ना। अधोपतन लिखते हैं बहुत सारे लोग, अधोपतन, अधोपतन नहीं होता है, अधःपतन होता है, ठीक है ना, अधःपतन। देखिए क्या होता है ना, जैसे मनोकामना लिखते हैं बहुत सारे लोग, और लिखते क्या हैं सब, बहुत सारे लोग इसको सही मानते भी हैं, ठीक है ना। मनोकामना, मनोकामना कोई शब्द नहीं है, मनः कामना होता है, असल शब्द जो है मनः कामना होता है। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब का आ जाए, प आ जाए, यानी कि पहला वर्ण आ जाए क वर्ग का या फिर प वर्ग का, ठीक है ना, या फिर तीसरा वर्ण आ जाए, ठीक है ना, दोनों का, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर जो विसर्ग है ना, विसर्ग ही रह जाता है, ठीक है ना, ओ की मात्रा में यह परिवर्तित नहीं होगा। मैंने आपको संधि में ये सारी बातें पढ़ाई हैं, ठीक है ना, बताई है मैंने। तो अधः पतन होता है, मनः कामना होता है, अधः गमन होता है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, गा सही है, यहाँ पे अध उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में औ उपसर्ग नहीं है। देखिए औ जो है तत्भव का उपसर्ग है, मैंने आपको बताया था। औ जो है तत्भव है, अब होता है तत्सम इसका, ठीक है ना। देखिए अब तत्भव के साथ तत्भव शब्द ही जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहां पर गुण जो है यह भी तत्भव का ही है, इसका तत्सम क्या होगा, गुण होता है, गुण होता है, ठीक है ना। अगर गुण के साथ अ उपसर्ग लगाना हो तो अवगुण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यह भी तत्सम है और यह भी तत्सम है। औ तो तद्भव है ना, अवगुण नहीं लिख सकते क्योंकि यह तत्सम है और यह तद्भव है, अवगुण ही लिखना पड़ेगा, अवगुण, यह भी तत्भव और यह भी तत्भव। अब ये दोनों मेल है, ठीक है ना, उपसर्ग नहीं है यहां पर, तो सही है बिल्कुल। औरत, देखिए औरत हिंदी का शब्द ही नहीं है, ठीक है ना, औरत, औजार, ये सारे हिंदी के शब्द नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर नहीं होगा, विकल्प हमारा खा ही सही हो जाएगा। अवतार, ये तो हिंदी का ही है। अवसर, अवसर लिखिए या अवसर लिखिए, दोनों सही है। अवतार लिखिए या फिर अवतार लिखिए, एक मिनट, ये अवतार लिखिए, दोनों सही है, ठीक है ना। ये तद्भव का हो जाएगा और ये जो है तत्सम के हो जाएंगे, ठीक है ना, बस इतना ही अंतर है। लेकिन औरत, औजार, ये सब जो है हिंदी के शब्द ही नहीं है, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको।
हमारा विकल्प जो है, अभी हिंदी का ही शब्द नहीं है तो यहाँ पर उपसर्ग की कोई बात ही नहीं होगी, तो यहाँ पर विकल्प हमारा खा सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि किस विकल्प में उपसर्ग व शब्द का उचित मेल नहीं हुआ है। उपसर्ग और शब्द का उचित मेल कहाँ नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग जो होगा वो भी तत्सम जो जिस एक मिनट, मैंने कहा था कि तत्सम उपसर्ग के साथ ही तद्भव तत्सम जो है शब्द जुड़ेगा, तद्भव उपसर्ग के साथ तद्भव शब्द जुड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। देखिए, यहां पर अब पूछा जा रहा है उचित मेल नहीं हुआ है, तो औ जो है क्या है, तद्भव का उपसर्ग है, लेकिन गुण जो है यह तत्सम का शब्द है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए भाई, पीछे ही तो बताया मैंने, औ के साथ गुण लगा होना चाहिए, क्योंकि गुण जो है यह तद्भव का शब्द है और औ भी तद्भव का उपसर्ग है, ठीक है ना, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर है क्या, तद्भव उपसर्ग के साथ तत्सम शब्द जुड़ गया, ये गलत है, ठीक है ना। उचित मेल यही नहीं हुआ है, बाकी तो सब जगह हुआ है, ठीक है ना, इन तीनों जगहों पे हुआ है, यही नहीं हुआ है। विकल्प हमारा का सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। यहां पर क्या कहता है अगला प्रश्न, किस विकल्प में तत्सम उपसर्ग नहीं है। किस विकल्प में तत्सम उपसर्ग नहीं है। उत्तीर्ण लिखा हुआ है, ठीक है ना, उत यहां ऊपर उपसर्ग है, उत उपसर्ग यहां पर है। उद बोले या उत बोले, मैंने आपको बताया था इसको दोनों बोलते हैं, उत या उद, ठीक है ना। यहां पर तो ये तत्सम का उपसर्ग है। अनुधन शासन, अनु जो है तत्सम का ही शब्द है, उपसर्ग है, ये आपको पता है। प्रतिधन उत्तर, प्रति जो है आपका तत्सम का उपसर्ग है। अनमोल में अन उपसर्ग है, अन नहीं है, यहां हल चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहां पर हल चिन्ह के बिना अन, और ये जो अन है वह तद्भव का उपसर्ग है और यह तत्सम का है, ठीक है ना। तो यहां पर अनमोल ऐसे लिखा, अन धन मोल, अन यहां पर होता है हिंदी वाला उपसर्ग, ठीक है ना, अनमोल तत्भव का। तो हमारा विकल्प गा सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न क्या है कि किस विकल्प में बद उपसर्ग नहीं है। ये उर्दू का उपसर्ग है, ठीक है ना। बद उपसर्ग कहां नहीं है, बद रंग लिखा हुआ है, यानी कि बुरा है जो रंग, अभी पीछे ही मैंने आपको बताया, बद मिजाज, बुरा है जो मिजाज, ठीक है ना। बदस्तूर यहाँ नहीं है, बदस्तूर रूढ़ शब्द है अपने आप में। बदकिस्मत, बुरा है जो किस्मत, ठीक है ना, बदस्तूर रूढ़ शब्द है, यहाँ पे नहीं, रूढ़ शब्द नहीं है ये, बदस्तूर, यहाँ पे बा उपसर्ग होगा भाई, ठीक है ना। बाधन दस्तूर, एक मिनट, बाधन दस्तूर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे बा उपसर्ग है, बद उपसर्ग यहाँ नहीं है, ठीक है ना, बदस्तूर, ठीक है ना। तो दस्तूर के साथ जिसको कहते हैं बदस्तूर, ठीक है ना, दस्तूर के साथ। अब देखिए हमारा विकल्प यहाँ पे कौन सा सही है, हमारा विकल्प गा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं जल्दी से हम लोग। गैर उपसर्ग के साथ, यहाँ पे नुक्ता लगा दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे गैर उपसर्ग के साथ। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये नुक्ता लगाने की जो परंपरा है कब से शुरू हुई थी, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये बात जो है कही थी कि नुक्ता लगाना चाहिए, जो उर्दू के शब्द हैं अगर देवनागरी में लिखे जाएं तो उनके नीचे नुक्ता लगाना चाहिए। साथ साथ मैं बताता चलूं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, ठीक है ना। सितारे हिंद अंग्रेजों ने उनको उपाधि दी थी और इसी उपाधि के वजह से क्या हुआ था कि हिंदी में बहुत सारे विद्वानों ने इसी के विरोध में, चूंकि अंग्रेजों ने ये उपाधि इनको दी थी, इसी के विरोध में 1880-90 के आसपास में, वो एग्जैक्ट समय मुझे याद नहीं आ रहा है, 1889 के आसपास ऐसा ही कुछ समय था, 88-89 के आसपास, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि, ठीक है ना, भारतेंदु कहा। इन्होंने कहा अगर ये सितारे हिंद है कि हिंद के सितारे हैं तो ये भारत के चंद्रमा हैं, इंदु हैं, ऐसा कहा था विद्वानों ने, ठीक है ना। इसी के विरोध में जो है हरिश्चंद्र जी को क्या किया, यहाँ पे भारतेंदु की उपाधि दी गई थी 1889-88 के आसपास, वो एग्जैक्ट समय आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया, जब भी यहाँ पे नुक्ता दिखता है मुझे ये याद आ जाता है, ठीक है ना। चलिए ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी जो पता होनी चाहिए अगर हिंदी आप पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। तो अब देखिए गैर उपसर्ग के साथ भिन्नार्थक प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। गैर मुल्क यानी कि दूसरा मुल्क, ठीक है ना,
अलग मुल्क जिसको बोलेंगे, ठीक है ना, अलग मुल्क, ठीक है ना। यहां पर गैर का जो अर्थ है वह क्या है, अलग है, ठीक है ना, गैर हाजिर। यहां पर गैर हाजिर यानी कि जो हाजिर ही ना हुआ हो। यहां पर देखिए गैर मर्द, अलग मर्द यानी दूसरा आदमी, ठीक है ना, दूसरा मुल्क, दूसरा आदमी, इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है ना। गैर मर्द, यहां पर दूसरा आदमी, गैर मुल्क, दूसरा देश, गैर हाजिर, दूसरा हाजिर नहीं हो सकता, यहां पर जो हाजिर ना हुआ हो ये कहेंगे ना इसको, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहां पर ही क्या है, भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है गैर में, ये हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या है कि किस शब्द के साथ ला उपसर्ग नहीं लगेगा, किस शब्द के साथ ला उपसर्ग नहीं लगेगा। पता के साथ लग जाएगा, बिल्कुल लापता हो जाएगा। ला वारिश के साथ भी भी लग जाएगा तो यह लावारिश हो जाएगा। ला वजह नहीं हो सकता भाई, बेवजह होगा। लाजवाब हो सकता है लेकिन यहां बेवजह होगा, ठीक है ना। हमारा विकल्प कौन सा सही है, गा सही है, बहुत आसान है, इसलिए यहां ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अनुपमा शब्द में उपसर्ग है, अनुधन उपमा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, अनुधन उपमा। आपको तुरंत याद आएगा कि यहां पर ऊ की मात्रा और यहां पर ऊ तो मिलके अनुपमा हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है। यहां पे अनधन उपमा ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अन उपसर्ग यहां पर होगा, अन उपसर्ग कहां है, यहां है, ठीक है ना। जिसकी उपमा ही ना दी जा सके उसको क्या बोलते हैं, अनुपमा, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प का सही है यहां पर। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है कि किस शब्द के में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आकार लिखा हुआ है, सुरक्षा लिखा हुआ है, अनुत्तर लिखा हुआ, आराधना लिखा हुआ है। देखिए कहां पर नहीं हुआ उपसर्ग का प्रयोग, बहुत आसान सा प्रश्न है। आधन कार लिखा हुआ है, यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। सुरक्षा सुंदर है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सुंदर है जो रक्षा यानी कि जो अच्छी रक्षा हो उसको क्या बोलते हैं, जहां पर अच्छी रक्षा की जाए, ठीक है ना, उसको सुरक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अनुत्तर जो बाद में उत्तर दे, अनुधन उत्तर यहां पे लिखा, अनु उपसर्ग होगा, अन नहीं होगा, ठीक है ना, अन यहां पर नहीं होगा, अनु होगा। अनु है इसी वजह से अनुत्तर, यह बड़ा ऊ हो गया, समझ में आ गया होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब इसको। तो आराधना ये रूढ़ शब्द है, यहां पर तो नहीं है, बिल्कुल हमारा विकल्प कौन सा सही है, घा सही है। तो 30 प्रश्न हमने यहां पर देखे आज, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। आपने कितना इसमें स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहिए और अपना मूल्यांकन करते रहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने औरों को शेयर भी कर दिया होगा, और अपने विचार अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कभी भी किसी वक्त। आप टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आपको नंबर दे दिया गया है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।